भारत की प्राचीन कथाओं में से एक विक्रम बेताल की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इस समयहीन कथा में हम सुनंदू की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो एक राजा के मंत्री बनना चाहता था, लेकिन जीवन ने उसे एक अलग राह दिखाई। आइए, गुरु दक्षिणा की इस दिलचस्प कथा की शुरुआत करें। कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधे पर उठाकर फिर से यात्रा शुरू कर दी। राजा, रात के इस समय मुझे इस घने जंगल से ले जाने के आपके इस साहस से मैं चकित हूं। अब जबकि एक लंबा रास्ता तय करना है, तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो रास्ते में आपका मनोरंजन करने के काम आएगी। इतना कहकर बेताल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। रूपा साम्राज्य पर राजा सूर्युडू शासन किया करते थे। उनका एक मंत्री था, बुद्धिदेव, जिस पर राजा को पूरा भरोसा था। जब भी वे कोई काम शुरू करते थे, तो वे हमेशा बुद्धि से सलाह लेते थे। अपने मंत्री की सलाह से राज्य और उसके लोग समृद्ध हुए। जैसे सभी अच्छी चीजों का अंत होता है, वैसे ही राजा का सुख भी अल्पकालिक था। एक दिन बुद्धि राजा को असहाय छोड़कर स्वर्गलोक को सिधार गए। कुछ दिनों तक राजा को कष्ट हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने एक नया मंत्री नियुक्त किया। राजा की प्रशंसा के अलावा नया मंत्री सब कुछ करने में असमर्थ था। उसने राजा को हमेशा मूर्खतापूर्ण सलाह दी, जिसका राजा ने विधिवत पालन किया। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। एक दिन गांव वाले राजा के पास गए और अनुरोध किया। महाराज, इस मंत्री के साथ हमारी परेशानी और बढ़ गई थी। कृपया उसे बदल दें। उनकी सलाह से हमारा राज्य फल फूल रहा है। अन्य राज्यों की तरह हमारे पास भी कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं। वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। आने वाले समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब तुम सब शांति से अपने घरों को जाओ। राजा ने उत्तर दिया और उन्हें घर भेज दिया। कुछ दिनों के बाद राजपुरोहित राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, प्रजा को इस मंत्री से परेशानी हो रही है। राजा ने उन्हें शांत कराते हुए उत्तर दिया, महोदय, आप केवल भगवान के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के प्रकार भर ही जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में कुछ भी जानते हैं। आपने मुझसे बुद्धि के संबंध में भी शिकायत की थी। आप सभी को पता चल जाएगा कि ये नया मंत्री लंबे समय में कितना कुशल साबित होगा। राजा किसी की नहीं सुनता। मुख्य पुजारी ने मन में सोचा और बुद्धि के घर चला गया। वो बुद्धि की पत्नी मीनाक्षी और उनके पुत्र सुनंदुडू से मिले। मीनाक्षी ने उन्हें देखते ही उनसे पूछा, पुजारी जी, क्या मैं आपका यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ? जी जरूर। हमारे राजा आपके पति की सलाह सुनते और मानते थे। अब वो अपने नए मंत्री की गलत सलाह सुन रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये मंत्री राजा की स्तुति मात्र करने में ही अच्छा है। केवल मंत्री के शब्दों पर निर्भर रहना राजा के लिए सम्मान की बात नहीं है, लेकिन हमारा राजा अडिग है। चूंकि हम असहाय हैं, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। पुजारी ने कहा, मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मीनाक्षी ने जवाब दिया, अब जब आपका बेटा
10 साल का हो गया है तो उसे जंगल के एक गुरुकुल स्कूल में भेज दीजिए। अपने शिक्षक विथंथु के अधीन वो मंत्री बनने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल करेगा। अपने बेटे को हमारे राज्य का मंत्री बनाने के लिए तैयार कीजिए। मैं चाहता हूं कि वो बड़ा होकर हमारे राज्य का मंत्री बने, तभी हमारे लोग खुश होंगे। पुजारी ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा पुजारी जी। मीनाक्षी ने उत्तर दिया। सुनंधुड़ू भी गुरुकुल जाने को राजी हो गया। उन्होंने अगले ही दिन शुरुआत की और अपने शिक्षक विथंतु से मिले। बेटा, तुम कौन हो? शिक्षक ने पूछा। महोदय, मैं अपने राज्य का मंत्री बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ सभी कौशल सीखने आया हूँ। सुनंधुड़ू ने उत्तर दिया। गुरुकुल में हमेशा ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए ही आना चाहिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए नहीं। आप अभी भी 10 साल के हैं और मंत्री पद के बारे में सोचने की ये सही उम्र नहीं है। विथंतु ने उत्तर दिया। महोदय, मेरे पिता रूपा राज्य में मंत्री हुआ करते थे। मेरे पिता के जीवन काल में राजा और प्रजा दोनों प्रसन्न थे। मेरे पिता की सलाह से राज्य समृद्ध हुआ। राजा का भी दृढ़ विश्वास था कि ये उनके मंत्री की सलाह के कारण ही संभव हो सका था। अब भी वे केवल अपने मंत्री पर निर्भर हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं अपने पिता की गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया। सुनंधुड़ू ने उत्तर दिया। बेटा, आप एक बुद्धिमान बालक हैं। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि मेरे बाद आप इस गुरुकुल में एक शिक्षक के रूप में मेरा अनुसरण करें। शिक्षक ने कहा। विथंतु के संरक्षण में सुनंधुड़ू ने सभी कौशलों में महारत हासिल की और गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन शिक्षक ने सभी छात्रों को बुलाया और कहा, मैंने कई छात्रों को पढ़ाया, लेकिन मैं इस कुंथुड़ू को नहीं पढ़ा सका। तुम में से कोई एक आकर इसे शिक्षा दे। मैं अपने बाद उस छात्र को इस गुरुकुल का गुरु बनाऊंगा। इन शब्दों से कुंथुड़ू चिढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपके अधीन सीखने आया हूँ, किसी शिष्य के अधीन नहीं। ये कहते हुए वो अपने घर की ओर चल दिया। देखा तुमने, कुंथुड़ू भी तुम्हारी तरह मंत्री बनना चाहता था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सीख सका। शिक्षक ने सुनंधुड़ू से कहा। सुनंधुड़ू ने अपने शिक्षक की बात को ध्यान से सुना और समझा। सुनंधुड़ू ने 2 साल बाद अपनी शिक्षा पूरी की। महोदय, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ? उसने अपने शिक्षक से पूछा। तुम्हें मेरे गुरुकुल में शिक्षक बनना होगा। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उनके शिक्षक ने कहा। महोदय, मैं अपनी माँ की इच्छा के अनुसार यहाँ आया हूँ। मैं वही करूँगा जो वो मुझसे कहेंगी। सुनंधुड़ू ने उत्तर दिया। अपनी बुद्धि से आप अन्य 10 लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। एक राज्य में रहने और केवल राजा को अपनी बुद्धि प्रदान करने का क्या उपयोग है? लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। विथंथु ने कहा। बाद में सुनंधुड़ू अपनी माँ के पास गया। हमारा राजा बीमार है और उसका बेटा विरुडू राज्य की देखभाल कर रहा है। वो एक बुद्धिमान राजकुमार है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने
मंत्री को बर्खास्त कर दिया। वे नए मंत्री की तलाश कर रहे हैं। आप मंत्री बनकर अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्धि और नाम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी मां ने कहा। कुछ दिनों के बाद सुनंधुडू बीमार हो गए और मंत्री की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। राजपुरोहित उसके घर आया। सुनंधुडू, राजा ने एक नया मंत्री नियुक्त किया। मुझे आपके गुरुकुल से आगमन की जानकारी अभी अभी मिली है। यदि तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलूंगा। अगर मैं सुझाव दूं तो वो 2 मंत्री चुन सकते हैं। हमारे राज्य को इस समय आपकी जरूरत है। पुजारी ने कहा, महोदय, पहले मैं नए मंत्री से बात करता हूं, फिर मैं राजा के पास जाऊंगा। सुनंधुडू ने कहा। राजपुरोहित उसे नए मंत्री के पास ले गया। वो कोई और नहीं बल्कि ये वही व्यक्ति था जिसने अचानक गुरुकुल छोड़ दिया, कंथुडू। सुनंधुडू और कंथुडू ने कुछ देर बात की। राजपुरोहित ने कहा, मैं सुनंधुडू को भी मंत्री बनाना चाहता हूं। कंथुडू को खुशी हुई और उन्होंने कहा, सुनंधुडू, आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये जानने के बाद कि कंथुडू नए मंत्री हैं, सुनंधुडू ने मंत्री होने के विचार को एक तरफ धकेल दिया। मैं यहाँ मंत्री बनने नहीं आया, बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। हमारे शिक्षक ने मुझसे कहा था कि वो मुझे गुरुकुल का शिक्षक नियुक्त करेंगे। मैं उन्हें ना नहीं कह सकता, इसलिए मैं वापस गुरुकुल जा रहा हूँ। सुनंधुडू ने कहा। वो अपनी मां को लेकर वापस गुरुकुल चला गया। बेताल ने अपनी कहानी ये कहकर समाप्त की। राजा विक्रमादित्य सुनंधुडू ये कहते हुए राज्य में आया कि उसे मंत्री बनने के लिए अपनी मां की इच्छा पूरी करनी है। उसने अपना विचार क्यों बदला? क्या उसने सोचा था कि भगवान ने उसे बीमार करके मंत्रालय को स्वीकार न करने के खिलाफ संकेत दिया था? या क्या उन्होंने सोचा था कि अशिक्षित कंथुडू के साथ काम करना उनके लिए उचित नहीं होगा? वो ये भी जानता था कि राज्य को उसकी सेवाओं की सख्त जरूरत थी। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया और उसके निर्णय का कारण क्या था? बेताल, सुनंधुडू राज्य में आया। भले ही उसके शिक्षक ने उसे बताया कि सिर्फ राजा को अपनी बुद्धि का लाभ देना उचित नहीं होगा, इससे केवल 10 लोगों को फायदा हो सकता था। वो अपनी माता और राज्य पुरोहित के कारण राज्य में वापस आया था। उसने सोचा कि इतने बुद्धिमान राजा विरुडू ने कंथुडू जैसे अज्ञानी को अपना मंत्री क्यों नियुक्त किया। इसका मतलब है कि राजा को मंत्री की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति में होना और अपनी बुद्धि और समय को बर्बाद करना ही था उसकी मां की इच्छा के लायक नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने गुरुकुल में शिक्षक होने के बारे में सोचा। यही कारण था कि उन्होंने गुरुकुल में शिक्षक होने के बारे में सोचा। शिक्षा द्वारा वे कई बुद्धियों में सुधार ला सकता था और इनके द्वारा पूरे राज्य में सुनंधुडू समय के अनुसार कार्य करना जानता है। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। इस जवाब के साथ ही बेताल हंसते हुए एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व किसी भी पद या धन से अधिक है और हमें अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करें और विभिन्न संस्कृतियों की कहानियों का आनंद लें, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव सदस्यता 1 महीने में $1 से कम खर्च करती है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का एक किफायती तरीका है।
सभी नए कहानियाँ स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपको यह कहानी दिखाने के लिए धन्यवाद।